नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री कैलाश विजयवर्गीय, मिनिस्टर ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, हाउसिंग एंड एनवायरनमेंट, मध्य प्रदेश। आपका स्वागत। नमस्ते अंता जी, नमस्कार। राजस्थान में आप छाबड़ा के हैं और भाजपा का महासंपर्क अभियान, आप इसके 9 स्टेट्स के इंचार्ज हैं जी, जो कि अभी मई 1 तारीख को नरेंद्र भाई मोदी ने लॉन्च किया है जी। और जिसमें से कि एक राजस्थान स्टेट है। राजस्थान तो सर फिर भी शायद थोड़ा आसान रहेगा, यहाँ पे भाजपा की सरकार है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश शायद मुश्किल रहेंगे। नहीं, कोई मुश्किल नहीं। मैं देख रहा हूँ कि सब जगह जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और विशेषकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, लोगों का विश्वास बढ़ा। जैसे आपने नागालैंड की बात की, बड़ा अच्छा विषय निकाला आपने। नागालैंड में हम बिल्कुल भी नहीं थे और आप आश्चर्य करेंगे कि वहाँ हमारी मेंबरशिप 5-6 हज़ार थी। अभी वहाँ मेंबरशिप हमारी 50,000 से ऊपर हो गई और वो लोग टारगेट कर रहे हैं कि हम 1 लाख मेंबर बनाएंगे। पहली बार नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी के 1 लाख सदस्य बनेंगे। तो क्या मॉडस ऑपरेंडी रहेगी सर महासंपर्क अभियान की? क्या करेंगे इसमें? हमने भी 10 करोड़ सदस्य बनाए और आप जानते मिस्ड कॉल हैं वाले सदस्यों को सर चेहरा देखोगे भी क्या है? चेहरा भी देखना है और चेहरा दिखाना भी। उनका चेहरा भी देखेंगे हम और हमारा चेहरा भी उनको दिखाएंगे। 10 करोड़ लोगों के पास हमारे कार्यकर्ता जाकर उनसे मिलेंगे। अभी तो उन्होंने अपनी इच्छा से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, पर हम उनको वैचारिक रूप से मजबूत करेंगे। सर एक जगह का आपके पास चार्ज नहीं है, लेकिन अब आप इतने सालों से भाजपा से जुड़े हुए हैं तो शायद आपको वहाँ की जानकारी होगी। दिल्ली में कितने सदस्य हैं? दिल्ली में अभी सदस्यता अभियान अभी जारी है। मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता, बाकी मोर देन 50 लाख, 50 लाख हो गए थे, उसके बाद सदस्यता अभियान चालू था, पर 50 लाख से ज़्यादा सदस्य बनेंगे। फिर भी खासी हार हुई आपकी। हार और जीत को इससे मत जोड़िए। देखिए, इलेक्शन इशू बेस होता मतलब है। हम ये माने कि जो भाजपा के सदस्य उन्होंने भी भाजपा के लिए वोट नहीं करा, इसलिए ऐसी हार हुई। देखिए, आप देखेंगे तो वोट शेयर भाजपा का कम नहीं हुआ। पिछले चुनाव में जितना वोट शेयर था उतना ही वोट शेयर है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हारने वाला हमेशा वोट शेयर और समीकरण की बातें करता है। देखिए, हार और जीत उसी से होती है। अगर एक वोट शेयर एक पार्टी का दूसरी पार्टी को शिफ्ट हो जाता है तो काफी बड़ी जिम्मेवारी है जी आपके ऊपर आज संगठन की, क्योंकि 9 स्टेट संभालनी है सर। आफ्टर ऑल महासंपर्क अभियान है, मेंबर हमने और भी बढ़ाने हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, अब शायद यूनिवर्स की सबसे बड़ी पार्टी बनाना है भाजपा को। बन गई है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। आप ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। पर हमारे सदस्यता अभियान की विशेषता ये है कि हम जो सदस्य बनता है उसको वैचारिक रूप से मजबूत बनाने का काम करते हैं, संपर्क के माध्यम से, संवाद के माध्यम से। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक सफ़र भारतीय जनसंघ से प्रारंभ हुआ है और हमने 10 लोगों ने हमारी पार्टी के सीनियर लीडर्स ने जनसंघ बनाई थी। आज 10 करोड़ सदस्य बन गए। उसके पीछे बहुत सारे कार्यकर्ताओं का बलिदान है, बहुत सारे आंदोलन। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं का बलिदान मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा लग रहा है जी कि आप संगठन में ज़्यादा कार्य करें और अपनी सरकार में कम। देखिए, सरकार में काम करने का मेरा बड़ा अनुभव हो गया। मैं 12 साल से लगातार मंत्री हूँ। तो पता आप क्या सोचते हैं कि अब काम करने की जरूरत नहीं है सरकार में? नहीं, काम है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, आप इंटरनेट का उपयोग करिए। आजकल तो सीधे हम लोग बैठकर। सर वीके सिंह जी ने भी करा था आधुनिक तकनीकी का उपयोग, जब ट्वीट करा था, उस उपयोग की बात कर रहे हैं आप? सारे उपयोग, खाली ट्वीट नहीं, फेसबुक है, इंटरनेट है। आप लेकिन आप ये मानेंगे कि संगठन की तरफ ज़्यादा ध्यान है अभी आपका फिलहाल, और सरकार और अपनी जो मिनिस्टर की तरह ड्यूटीज है उसकी तरफ कम है? मेरा ख्याल है कि मेरी मिनिस्टर्स की ड्यूटी जितनी भी है, मेरे पास काफ़ी बड़े काम है। जैसे सिंहस्थ जैसी बड़ी जवाबदारी है, मैं डेली मॉनिटरिंग करता हूँ। डेली अधिकारियों से बात करता हूँ। आपके ही शब्दों को मैं आपको सामने बोलूँगी कि भाजपा आज 2 दशक से ज़्यादा से अपने आपके साथ यहाँ पर आप लोग MP में हैं, ठीक है, करीब 15 साल होने को आए हैं। उसके बावजूद आपका खुद का ये कथन है, आपके ब्लॉग से मैं बता रही हूँ, जो आपके फेसबुक पेज पर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, कुछ वेस्ट वाटर मैनेजमेंट नहीं है। ड्रेनेज का काम अब पिछले 3 महीने में इंदौर और भोपाल में शुरू हुआ है, नई ड्रेन्स लग रही हैं। रूरल सेक्टर की मैं बात भी नहीं करती हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप कहते हैं सख्त जरूरत है, अभी नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग आप कहते हैं हम लोग नहीं कहीं पहुंचे हैं। तो सर मुझे लगता है कि शायद संगठन से ज़्यादा आपकी ज़रूरत आज मध्य प्रदेश में है। देखिए, काम मैंने कहा ना, इशारों पे होते हैं। यदि आप में काम करने की क्षमता है तो आप रूल कर सकते कहीं पर भी बैठकर। गवर्नेंस एक आर्ट है, सेवा करनी है, दोनों बात है। रूल के माध्यम से सेवा की जाती है। अगर आपको अधिकारियों को गवर्न करना है और उसके बाद जनता की सेवा करनी है, आप आधा अधूरा शब्द मत बोलिए।
सेवा करना है, पर जो ब्यूरोक्रेसी उसको गवर्न करना पड़ता है, उससे काम लेना पड़ता है, उसके बाद जनता की सेवा होती है। तो दोनों काम एक साथ होते हैं। तो गवर्नेंस इज़ ए आर्ट। आज की तारीख में आप आधुनिक तकनीक का उपयोग करके कहीं पर भी आप मुझसे पूछें अगर कि सिंहस्थ में अभी क्या काम चल रहा है, मैं आपको बता सकता हूँ। आज क्या कितने काम हुए उज्जैन में, मैं आपको बता सकता हूँ। सर एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर हम लोग बात करते हैं विकास दर की बढ़ने की, तो ऑन पेपर तो बढ़ी है, लेकिन ये तो बात आप भी मानेंगे ग्राउंड लेवल पे काम नहीं दिख रहा है। देखने वाली नज़र जिनकी है उनको दिख रहा है, हो सकता है आपको नहीं दिख रहा, मैं क्षमा चाहता हूँ। सर मेरी नज़रें भाजपा ही नहीं है ना, शायद इसलिए नहीं दिख रहा। इसीलिए नहीं दिख रहा होगा, पर एक आम नागरिक की न्यूट्रल नज़र से है। आप देखेंगे, आप आम नागरिक की नज़र से देखेंगे तो आपको दिखेगा। मुझे याद आता है कि मैं, जैसे आपने पहले बता दिया, मैं छबड़ा का हूँ। मैं मूलतः राजस्थान का, मेरे पेरेंट्स वगैरह सब राजस्थान के हैं, पर मैं इंदौर में। मैं जब राजस्थान आता था तो मध्य प्रदेश की सड़कें इतनी ख़राब होती थी कि हम गड्ढे में से तीरते और राजस्थान आते थे, और जैसे सड़कें अच्छे आते थे हम कहते राजस्थान आ गया। आज ये मत दावे से कहिएगा कि कह उल्टा सकता है। हूँ, नहीं मैं उल्टा नहीं कह रहा हूँ, आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप राजस्थान से मध्य प्रदेश जाइए, आपको पता ही नहीं लगता है, दोनों लेकिन- जगह सड़कें बहुत अच्छी होगी। तो अब डेवलपमेंट दिखता है, आपको भले नहीं दिख रहा, बाकी जो लोग ज़मीन पे चलते हैं, जो लोग सड़क पे चलते हैं, उनको विकास दिखेगा। एक तरफ बात हो रही है सर कि भाई स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाए, ठीक है, और दूसरी तरफ ये आ रहा है कि भैया स्मार्ट सिटी किसको कहते हैं। आपने भी जिम्मा लिया है मध्य प्रदेश में 4 स्मार्ट सिटीज़ बनाने का, तो क्या है स्मार्ट सिटी, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, आप लोग देख रहे हैं जी हाँ आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हो सकता है राजनेताओं के लिए स्मार्ट सिटी हो वाईफाई, पार्क, फाउंटेन, लेकिन हमारे लिए आपके लिए स्मार्ट सिटी क्या है। हमें चाहिए स्मार्ट सिटी जहां हम सुरक्षित हैं, जहां पर टॉयलेट्स हैं, जहां पे सफाई है, कूड़े के ढेर नहीं लगे हुए हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की स्मार्ट सिटी में बात हो रही है जी वाईफाई मिलेगा, ये हमें नहीं चाहिए फ्री वाईफाई, कूड़ा उठवा दो। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। स्मार्ट सिटी के लिए पब्लिक को भी स्मार्ट बनाना जरूरी है। जिसमें बात करूँ, स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सरकार कुछ भी कर ले, देश साफ नहीं हो सकता, प्रदेश साफ नहीं हो सकता, नगर साफ नहीं हो सकता, मोहल्ला साफ नहीं हो सकता, जब तक कि वहाँ के नागरिक स्वयं उसमें सहयोग प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि सर क्या स्मार्ट होता है ना, सिटी, मैं इसीलिए कैंपेन्स के थोड़ा सा खिलाफ बोलती होती हूँ कई बारी, कि जब कैंपेन चालू होती है ना, तो ऊपर से लेके सेलिब्रिटी तक सब लोग डिजाइनर कपड़े पहन के झाड़ू ले लेके फोटो खिंचा लेते हैं। अब आप देख लीजिएगा पिछले 6 महीने से कोई फोटो नहीं है कहीं सोशल मीडिया पे, कूड़े के ढेर वैसे के वैसे हैं, बस वो झाड़ू और सेलिब्रिटी गायब हो गए हैं। इसलिए सस्टेनेबिलिटी क्यों नहीं करती है सरकार? क्योंकि देखिए, मैं अपन लोग मध्य प्रदेश की बात करते हैं, आज के दिन नगरीय निकाय में बीजेपी की मेजोरिटी है, मानते हैं आप, लेकिन इनफैक्ट अब तो शायद पंचायती राज और बाकी सब में भी भाजपा की मेजर सीट्स आप लोगों की आई हैं, एंड 70% से ऊपर आप लोगों के पास है। वो कारपोरेशन तो 14 की 14 हमारी, 14 की 14 आपकी। उसके बावजूद सर सफाई आप लोग नहीं सुधार पाए हैं, और सुधार पाए तो सर ये मार्जिनल डिफरेंस मुझे मत बताइएगा प्लीज। देखिए मार्जिनल डिफरेंस नहीं, कभी कभी क्या होता है, काम करते करते एक संतोष होता है और एक संतुष्टि होती है। संतुष्टि नहीं है पर संतोष है हमें, कि हम, मेरे पिताजी एक किस्सा सुनाते थे कि बेटा एक बच्चा घर के अंदर आया, कहाँ से आ रहा, बोले स्कूल से, बोले कई पढ़ाए था रे, बोले पहाड़ा, 2 दिन कितना, बोले 16, बोले हद गधा घर जा। कल मास्टर ने से पूछ के आया, दूसरे दिन आता वो, क्यों रे पूछ के आया, बोला 2 दिन कितना, बोले 8, बोले हाँ कल से आज ठीक है। एक दिन 16 बोला, दूसरे दिन 8 बोला। हम ये नहीं कह रहे कि हमने एकदम व्यवस्था ठीक कर दी, पर हमने व्यवस्था ठीक करने का प्रयास किया, इस बात का संतोष है, संतुष्टि नहीं हमें भी। पहाड़ा में भी गलती है वैसे, ठीक तो नहीं हुआ। मैंने कहा ना कि संतोष और संतुष्टि में अंतर है। संतोष है हमें, संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि जब होगी जब आप राजस्थान से यहाँ पर बैठ के कहेंगे कि इंदौर बहुत साफ हो गया, भोपाल बहुत साफ हो गया, उस दिन संतुष्टि होगी। अभी संतोष है कि उस दिशा में हम चल वहाँ पड़े। पर भी है, और जो भी मैं आज बात कर रही हूँ वो डायरेक्ट ऑन ग्राउंड खबरों पर बात कर रही हूँ, और कहीं ना कहीं एक ऐसी भी कुछ खबर चल रही है कि आज के दिन आप शायद 2 नाव में पाँव रख के चल रहे हैं, एक अमित शाह की जी नाव और दूसरी शिवराज जी की नाव। जब मैं मंत्री की हैसियत से काम करता हूँ तो मैं शिवराज जी की नाव पे बैठा होता हूँ, जब संगठन की जवाबदारी होती है तो अमित जी की नाव पे बैठता हूँ। इसलिए संगठन की नाव अलग है, सत्ता की नाव अलग है, और दोनों नाव पे मुझे जवाबदारी मिली है तो दोनों नाव पे बैठता हूँ। आपने कोई गलत प्रश्न नहीं किया। प्रायोरिटी पार्टी जो निर्देश देती है उसका पालन करता हूँ। तो हम क्या माने जी, व्यापम का जो अभी स्कैम हुआ है उससे किसको नुकसान हुआ है, सरकार को या पार्टी को? न पार्टी को नुकसान हुआ,
न सरकार को नुकसान हुआ। वो लोग जो पार्टी को बदनाम करना चाहते थे, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करना चाहते थे, उनका नुकसान हुआ, क्योंकि जिला न्यायालय में नकारे गए, उच्च न्यायालय में नकारे गए, उच्चतम न्यायालय में नकारे गए, जनता के बीच में गए, जनता ने भी नकार दिया। जैसे भी आपने बताया कि नगर निगम के 14 नगर निगम के चुनाव है, 14 में साफ हो गए वो। इसलिए नुकसान कांग्रेस का हुआ, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वो चेहरे बेनकाब हो गए जो पार्टी को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। छवि तो खराब हुई है, प्रश्न चिन्ह उठे हैं, आप इसको नकार नहीं सकते। देखिए, राजनीति के अंदर आप और मैं तय नहीं करते, तय करते हैं मतदाता। आप देख रहे हैं सर, पता लगातार है होता क्या है कि ना स्कैम वापस आते हैं, स्कैम वापस आते हैं। जैसे भी आप लोग बात बात पे 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम उठाते हो ना, स्कैम वापस आते हैं। आप तो ये बात मानोगे? आफ्टर ऑल सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कैम, इंदौर के कलेक्टर नाराहरी वापस आ गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सब किसको फर्क नहीं पड़ता? आपको नहीं पड़ता या नाराहरी जी को नहीं पड़ता, जो आपको SMS भेज रहे हैं और आप उनको SMS पे वापस जवाब भेज रहे हैं कि लेट जाने दीजिए, पॉलिटिशियंस को पॉलिटिक्स करने दीजिए, ब्यूरोक्रेट्स को काम करना चाहिए। मैंने क्या कहा आपको कि गवर्न करना ये हमारा शौक है और हमारा अधिकार भी है ना, अधिकारियों को। तो मैंने जो ट्वीट किया वो उनको सबक देने के लिए किया। अधिकारी राजनीति करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? इसलिए मैंने कहा कि आप प्रशासनिक कार्य करिए, राजनीति हमको करने दीजिए। और समय पे इस प्रकार के लेसन मैं देता रहता हूँ, मैं कभी भेचकता नहीं हूँ। सर, क्या बात है, देखिए वैसे तो भ्रष्टाचार भारत की जड़ों को खोखला कर चुका है, और मैं किसी भी एक सेगमेंट की तरफ या किसी एक प्रदेश की तरफ उंगली नहीं उठाना चाहूँगी, लेकिन आप मध्य प्रदेश से हैं और अभी अफसरों की ही बात कर रहे हैं। सर, बहुत मोटी मोटी रकम निकलती है मध्य प्रदेश में, तो कमाल है। मतलब हम लोग तो ऐसे फिगर सोच भी नहीं पाते, जैसे जैसे आप लोग घर में छुपा के बैठे आपके अफसर। सॉरी अनिता जी, आपने हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया। इसलिए कि जब सत्ता परिवर्तन होती है तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो बदल जाते हैं, पर ब्यूरोक्रेसी वही की वही रहती है। वो अपने काम करने का तरीका धीरे धीरे बदलती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ आपके सामने। कितनी धीरे सर? 15 साल से आप वहाँ? मैं वही कह रहा हूँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, इस बात को कि हमारे यहाँ राजनीतिक भ्रष्टाचार खत्म हो गया। मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पर ब्यूरोक्रेसी में जिस प्रकार की नकेल डलना थी वो शायद हमने डाल पाए। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी थोड़ा सा इस बात का मुझे गिला रहता है कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उससे सरकार बदनाम हो रही है। तो इस पे हम ध्यान देंगे, आने वाले समय में इसे भी ध्यान देंगे। और कुछ अधिकारियों का ये कथन है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉन्ट्रैक्ट उठ रहे हैं वो मंत्रियों की रिश्तेदारी में जाते हैं। बिल्कुल नहीं। तो कहते हैं जब ये लोग खुद ही भ्रष्टाचार है तो हमें क्या रोकेंगे? मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई एक भी एग्जाम्पल बता सकता है, इसलिए कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहाँ ई टेंडरिंग हमने चालू की। 10 लाख से ऊपर के जितने भी टेंडर होते हैं ई टेंडरिंग के होते हैं, कोई भी डाल सकता। आप यहाँ से बैठ कर डाल सकते हैं, पता ही नहीं लगता कौन टेंडर डाल रहा। इसलिए मंत्री के रिश्तेदार को टेंडर मिले, इस बात से 100% मैं इस बात को आपकी नकारता हूँ। पुत्र जीवक बाबा रामदेव को MP ने बैन किया, ये हम आपसे जानेंगे कि क्यों। भाई मंत्री वो तो कह रहे हैं कि केवल एक जड़ी बूटी का नाम है, तो आप लोगों ने बैन क्यों किया? ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़की लक्ष्मी आंदोलन, कैंपेन, लेकिन हमारा सत्य हमारे सामने है जी। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश ने काफ़ी लीड किया कुछ मामलों में, और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है इस बात का कि हमने जो जो काम किए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने, उसको अन्य राज्यों ने उसका अनुसरण किया। जैसे तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये पुत्र जीवक वाली ड्रग को बाकी राज्य में भी बैन करेंगे? मेरा प्रश्न उससे जुड़ा हुआ था। वैसे देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो थोड़ा सा संवेदनशील था। हम नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि लोगों के क्योंकि स्वामी रामदेव जी भाजपा से जुड़े हुए, इसलिए संवेदनशील है? इसलिए नहीं। जिस तरीके से लोकसभा से उठकर मीडिया के माध्यम से समाज के बीच में आया था, तो हम ये नहीं चाहते थे कि समाज में किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा हो, इसलिए हमने प्रतिबंध जरूर लगाया। पर सर, मुझे एक बात बताइए, जब आपने खुद ये बात कही थी कि अगर महिलाएं लक्ष्मण रेखा पार करेंगी, जब सीता ने भी लक्ष्मण रेखा पार करी तब रावण उठा के लेकर गया था, तब प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए था? अनिता जी, मैं आज भी इस बात का
दावे से कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ कि हमारे समाज की विशेषता यही है कि हमारे समाज में हर व्यक्ति मर्यादा में रहता है। आप एक पत्रकार हैं, आपकी एक मर्यादा है। मैं एक नेता हूँ, मेरी एक मर्यादा है। मैं नेता के साथ पिता हूँ, मेरी पिता की मर्यादा अलग है। यदि मैं पति हूँ तो एक पति की मर्यादा अलग सर है। मुझे एक बात बताइए, मर्यादा की बात जब आती है तो महिलाओं पर क्यों आती है, पुरुषों पर क्यों नहीं आती? मैं तो पुरुष की मर्यादा की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्यादा की भी बात कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं नेता हूँ तो मेरी एक लेकिन उस मर्यादा समय है। आपने टिप्पणी वापस ली थी। नहीं ली थी। मैं आज भी उस बात को कह रहा हूँ कि मैंने वो कहा था, बिल्कुल सही कहा था कि इस समाज की पहचान, भारतीय समाज की पहचान यही है कि ये मर्यादित आचरण वाला समाज है। और इसलिए सिर्फ महिला के लिए नहीं, मैं सबके लिए बात कहता हूँ। यदि आप पत्रकार हैं तो आपकी भी एक मर्यादा है और उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मैं एक नेता हूँ तो मुझे अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि मैं पिता की हैसियत से काम करता हूँ तो मेरी एक मर्यादा है। मैं पति हूँ तो पति के रूप में मेरी एक मर्यादा बात है। घुमा रहे हैं सर अब आप घूम रहे हो तो बात सिमहस्ता दूसरी। 2016 क्या तैयारियां हैं? 22 अप्रैल को शुरू हो जाएगा सर, क्या तैयारी? क्योंकि पिछली बार कुछ कमी रही थी। पिछली बार 90 दिन का समय था, समय कम था, उसके बाद भी काम बहुत अच्छा किया था हमारी टीम ने। और मैं समझता हूँ नहीं, बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत ही अच्छा काम हुआ। बात इस बार भी वैसा ही होगा बिल्कुल। इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए कि हमारे पास समय है और हमने पिछले 2 वर्षों में 1000 करोड़ वहाँ पर खर्च कर चुके हैं। आज़ादी के बाद जितने भी सिंहस्थ हुए हैं हमेशा टेम्प्रेरी वर्क होते थे, इस बार परमानेंट टाइप के उज्जैन में वर्क किए। हमने ब्रिजेस बनाए हैं, हमने सड़कें चौड़ी की हैं, हमने घाट की लंबाई बढ़ाई है। हमने बहुत बड़ा एक काम किया है कि शिप्रा में गंदा पानी रहता था, नर्मदा जी को लिफ्ट करके हमने शिप्रा में मिलाया है। ये एक ऐतिहासिक काम हुआ। तो ये वाले सिंहस्थ की जो तैयारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है वो अद्भुत हुई है और मैं इसे मानता हूँ कि ऑन ग्राउंड सर, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहूँगी, कुंभ के बाद हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि भारत में रिलीजियस फेस्टिवल्स प्रॉपरली वेल एग्जीक्यूटेड वेल प्लान नहीं होते हैं, 100% होते हैं। तो वहाँ से भी कुछ सीख ले रहे हैं? हाँ हाँ, देखिए जहाँ पर भी यूपी में जाके आप कुछ उनसे गाइडेंस ले रहे हैं? हाँ जाते हैं। अखिलेश जी दे रहे हैं आपको गाइडेंस? मैं गाइडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि हम लोग इतने अनुभवी हो गए। पिछले सिंहस्थ का भी इंचार्ज मैं था, अभी भी मैं ही देख रहा हूँ। और नासिक में जो सिंहस्थ हो रहा है वहाँ पर मैं बैठक लेके समझाने जा रहा हूँ। एक मीटिंग हो गई मेरी, दूसरी मीटिंग के लिए फिर जा रहा हूँ। ना फडणवीस साहब तो आपको बुला रहे होंगे कि आज नहीं, भाजपा वाली बात नहीं है। मैं इस जैसे आपने बात की अखिलेश की, अखिलेश नहीं, वहाँ के एक आलोक शर्मा IPS अफसर हैं, बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति। हमने उनको बुला के उनसे क्राउड मैनेजमेंट के बारे में चर्चा की थी। बहुत ज़रूरी है। हाँ, हमारे यहाँ पे वी आर एन इनडिसिप्लिन क्राउड। और आपने देखा होगा कि वहाँ पर दुर्घटना हुई थी, वहाँ काफ़ी लोग मरे थे अनफॉर्चुनेटली। पर उज्जैन में क्राउड भी बहुत था। उनके पास तो गंगा का बहुत बड़ा तट है जहाँ पर वो कितनी भी लंबाई चौड़ाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ रामघाट बिल्कुल शहर के बीच में, हमारे यहाँ छोटा सा है, बिल्कुल सही। इसलिए हमारे यहाँ क्राउड मैनेजमेंट चैलेंज होता है हमारे लिए। हम बहुत तकनीकी रूप से अच्छे ऑफिसर्स के साथ, प्रोफेशनल लोगों के साथ क्राउड मैनेजमेंट का बहुत अच्छा काम करेंगे। सर वैसे तो इस काम में हम लोग थोड़ा सा मध्य प्रदेश से आगे हैं, लेकिन पहुंचे नहीं है वहाँ, लेकिन फिर भी प्रश्न तो पूछ ही लेती हूँ। ये मेट्रो मध्य प्रदेश की जो, इसको आप क्या करते सर? हर बार चुनाव में से निकाल के छोटी सी ट्रेन चला देते हैं मैनिफेस्टो पर, फिर वापस डाल लेते हैं। राजस्थान का अनुभव है आपका? नहीं जी, हमारी तो चलने वाली है। अपनी बात करें। आप जबरदस्ती फेवर कर रहे हैं। तो राजस्थान का अनुभव है। हम राजस्थान से सीख लेकर अब जो मेट्रो चलाएंगे 100% 2018 में आपको मैं बुलाऊंगा और कम से कम 15 किलोमीटर मेट्रो में घुमाऊंगा। कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको। जरूर आऊंगी जी, मैं बुलाऊंगा आपको। अब आप PPP मॉडल पे कर रहे हैं? PPP मॉडल। अब आप राजस्थान आए हैं सर, है ना, और हमने ये सुना है मध्य प्रदेश वालों से कि आप गाते बहुत अच्छा हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आखिरी प्रश्न, उड़ीसा भी आप संभाल रहे हैं, क्या हाल है उड़ीसा में? मुझे लगता है कि उड़ीसा में हम बहुत कुछ करेंगे इस बार
आने वाले इलेक्शन में भी और संगठन की दृष्टि से भी, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ युवा तरुणाई और विशेषकर हमारा जो नया नेतृत्व धर्मेंद्र प्रधान के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे परिणाम उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। चलिए जी, मेरी लेकिन शुभकामनाएं आपके लिए रहेंगी कि मध्य प्रदेश में अर्बन डेवलपमेंट और साथ के साथ ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट में, जिसमें मध्य प्रदेश काफ़ी नीचे है, दोनों में बहुत सुधार हो। आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था आमने सामने कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ। अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच। तब तक जय हिंद।